नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ शिक्षा शास्त्र की एक और नई क्लास में। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं, उससे बीए, बीएड, एमएड, नेट, जेआरएफ या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इसमें शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि हमने सीरीज़ शुरू की है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की, जिसका पहला यूनिट है शिक्षण अभिक्षमता। उसके 2 टॉपिक शिक्षण क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है और उसकी अवधारणाएँ क्या हैं, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम जो करेंगे शिक्षण के उद्देश्यों पे बात करेंगे कि शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले हम उद्देश्य समझ लेते हैं कि उद्देश्य क्या होता है कि जैसे अगर आप यहाँ पे आए हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका उद्देश्य है पढ़ना, तो ये आपका उद्देश्य हुआ। अगर आप और बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप सिविल में जाना चाह रहे हैं या कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर भी आपका कोई न कोई उद्देश्य है कि मुझे इस चीज़ में जाना है, इसलिए मैंने इस चीज़ को चुना है। उसी प्रकार शिक्षण का भी उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के शिक्षण नहीं किया जा सकता। भाई हम शिक्षा क्यों दे रहे हैं या क्यों कर रहे हैं? कुछ न कुछ तो मेरा टारगेट होगा। जैसे आपके मम्मी-पापा ने आपको बाहर सिटीज़ में भेजा है, तो क्यों भेजा है? कि आप कुछ लेके आओगे या कुछ बन के लौटोगे? ऐसा तो है नहीं कि बस भेज दिया है, आप आए, हाँ, डिग्री ली और घर लौट गए, ऐसा नहीं है। आपका उद्देश्य है, तो उसी उद्देश्यों के अकॉर्डिंग तो शिक्षण के भी क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। इसको अगर एकदम आसान भाषा में समझा जाए, तो एक शिक्षा शास्त्री थे, ब्लूम। इन्होंने एक टैक्सोनॉमी दी और इसका जो वर्गीकरण इन्होंने कहा है, शैक्षिक देश का वर्गीकरण। तो ब्लूम ने क्या किया था कि पहले थे जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का एक व्यवस्थित तरीके से क्या किया? वर्गीकरण किया। तो इसीलिए जो टैक्सोनॉमी में नाम आता है, हमेशा सबसे पहले ब्लूम का नाम आता है। ब्लूम अकेले नहीं थे, ब्लूम के अलावा इसमें क्राथवाल और सिम्पसन, ये 3 लोग थे। अब ये 3 लोग थे तो ज़ाहिर-सी बात है टैक्सोनॉमी भी 3 होगी। इन ये मत सोच लेना कि ये 3 थे इसलिए टैक्सोनॉमी 3 थी, क्योंकि जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं वो 3 एस्पेक्ट के होते हैं कि एक तो आपको ज्ञान दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं ज्ञानात्मक, जो कि आपके किससे रिलेटेड होता है? बौद्धिक क्षमताओं से। दूसरा होता है भावात्मक, ये ट्रिगर करता है आपके इमोशंस को। और इन्हीं दोनों को मिला देने पे जो बनता है वो हम बोलते हैं क्रियात्मक। क्रियात्मक में क्या होता है कि ज्ञान और भावों का मिला के हम यूज़ करते हैं कि इसको ऐसे समझ लो कि अगर हमारे दिमाग ने कहा कि हाथ से हमें लिखना है, तो हमें उस चीज़ को लिखना है, मतलब हम जो सोचे वो कर पाएँ। इसीलिए इसको क्रियात्मक बोला जाता है कि आप वो एक्टिविटी कर पाओ। तो इस प्रकार ब्लूम और उनके सहयोगी ने 3 उद्देश्य दिए थे शैक्षिक के, पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, वो 3 होते हैं, आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पे हम एक-एक करके इनके बारे में जानेंगे। और हाँ, एक बात, जो पहली अब टैक्सोनॉमी आई थी, यानी ज्ञानात्मक, ये आती है 1956 में, भावात्मक आती है 1964 में और क्रियात्मक आती है 1966 में। यानी पहले ऑब्जेक्टिव के बाद दूसरे ऑब्जेक्टिव आने में 8 साल का समय लग गया और दूसरे के बाद तीसरे को आने में मात्र 2 साल का समय लगा। और यहाँ पे ब्लूम के द्वारा इसीलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि ब्लूम की टैक्सोनॉमी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। शैक्षिक वर्गीकरण उसी के अनुसार किया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो आप टैक्सोनॉमी यहाँ पे पढ़ेंगे, आप चाहे इसको मेज़रमेंट में पढ़ें, चाहे साइको में पढ़ें, चाहे इसे रिसर्च में पढ़ें या इसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में पढ़ें, ये हर जगह सेम है। बस क्योंकि डिसिप्लिन बदल जाता है तो इसके थोड़े तरीके बदल जाएँगे कि उनका उद्देश्य के अकॉर्डिंग, बाकी ये जो इसके कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले हम ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं। ज्ञानात्मक वर्गीकरण, जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसके फाउंडर कौन है? ब्लूम। और ये आई थी 1956 में। तो मैं इसमें सबसे पहले टॉप पे जो इसकी फ़िलॉसफ़ी उसको रखता हूँ, यानी मूल्यांकन। मूल्यांकन के बाद संश्लेषण,
विश्लेषण के बाद विश्लेषण, प्रयोग के बाद बोध, बोध के बाद ज्ञान। तो ये शीर्ष है, ये सबसे लो है और ये टॉप है। यानी ज्ञानात्मक में ज्ञान सबसे लो लेवल पे है और मूल्यांकन सबसे टॉप पे है। इसको हम बोलते हैं नॉलेज। कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन मोबाइल वाला मत समझ लेना। एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। अब ज्ञान में क्या होता है, आपकी समझ को देखा जा रहा है। आपके जो तथ्य होते हैं, आपको किसी तथ्य को या सामग्री को दिया अगर पढ़ने के लिए, तो इस चीज़ को आपके दिमाग में स्टोर हो पाई या नहीं, आप उस चीज़ को याद कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपके दिमाग में है या नहीं, आप उसको पहचान पाएंगे या नहीं, तो ये देखा जाता है हमारे पहले एस्पेक्ट में। बोध में क्या होता है कि इन चीज़ों का आप अर्थ समझ पा रहे हैं कि नहीं, जो आपको बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसकी मीनिंग्स आप निकाल पाएंगे या नहीं। अगर आप मीनिंग्स निकाल पा रहे हैं तो आप दूसरे स्टेज पे पहुंच गए। यहाँ पे क्या होता है कि मूर्त प्लस अमूर्त को क्या करें हम, व्यवहारिक रूप से यूज कर पाएँ। ये क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है कि इन दोनों को जो योग कर दो, तो एप्लीकेशन बनता है। यानी नॉलेज और कम्प्रिहेंशन, मेरे पास जानकारी है और उसकी समझ है, ठीक है? ये हो गया जानकारी, चलो यहाँ पे जानकारी लीजिए, ठीक है? और उसको मुझे कैसे यूज करना है, मुझे इस चीज़ की समझ आ जाए, तो हम क्या करते हैं एप्लीकेशन यानी थर्ड स्टेज में, हम चाहे उसको अब्स्ट्रैक्ट या नॉन अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में क्या करते हैं, उसको हम बिहेवियरल रूप में यूज कर पाते हैं कि हमारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ों को हम यहाँ पे यूटिलाइज़ कर पाते हैं। वो होता है हमारा एप्लीकेशन। तीसरा होता है, सॉरी, चौथा होता है एनालिसिस। एनालिसिस को देखो जो मीनिंग्स निकल के आती है कि इसको किसी चीज़ को तोड़ना, साधारण भाषा में अगर हम कहें तोड़ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास जो सामग्री होती है, उसको क्या करते हैं हम, उसके अंशों को यानी छोटे-छोटे हिस्सों में, अंशों में बाँट कर हम समझते हैं कि मतलब हमारे पास अगर कोई चीज़ आ जाती है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमें समझ में नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर देंगे। छोटे-छोटे टुकड़े का मतलब ये नहीं कि तोड़ देना है, हम उसके एस्पेक्ट को एक बार में ना कवर करके हम उसके छोटे-छोटे पक्ष पे, यानी जैसे अगर आपसे ऐसे समझ लो कि अगर आपको छोटे थे, जैसे मैं ही छोटा था, तो मुझे न्यूज़ पेपर की स्पेलिंग नहीं याद होती थी। टीचर ने कहा कि पहले न्यूज़ की याद कर लो, फिर पेपर की याद कर लो और फिर दोनों को मिला दो। तो ये क्या हुआ कि हमने क्या किया, हमारे पास एक समस्या थी, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हमने क्या किया, उसके पहले एक पक्ष को देखा, फिर दूसरे पक्ष को देखा। तो ये होता है हमारा एनालिसिस। सिंथेसिस क्या होता है, जोड़ना। अब यहाँ पे जो हमारी सामग्री थी, अगर ये अंशों में बटी थी, तो हम क्या करेंगे, हर एक अंश को जोड़ देंगे और उसको जोड़कर हम एक समग्र रूप में उस चीज़ को देखकर समझेंगे। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल कविताएँ होती हैं। कविताएँ क्या होती हैं, जो छोटे-छोटे शब्दों में लिखी होती हैं, लेकिन उनकी मीनिंग्स निकालने के लिए क्या करता है, हर लाइन को हमें जोड़ के तब जाके उसका एक सही अर्थ निकलता है। तो वही चीज़ है कि सिंथेसिस में क्या होगी कि हम अगर और साधारण भाषा में कहें तो हम समग्र रूप में देखेंगे। यानी उसके हम पूरे एस्पेक्ट को देखेंगे, किसी भी पहलू को छोड़ेंगे नहीं और हर एस्पेक्ट को समझ के उसका अर्थ निकालेंगे, तो वो हो जाता है हमारा सिंथेसिस। और हमारा लास्ट में इवैल्यूएशन है, तो हम कहते हैं कि क्या अचीव हुआ। मतलब हम जो करना चाह रहे थे वो पाए या नहीं। अगर पा जाते हैं तब ठीक है, नहीं पाते हैं तो फिर से हम सारी चीज़ें शुरू करेंगे। तो इसमें पहला स्तर था ज्ञान जो सबसे लो है, फिर इसके ऊपर है बोध, बोध के बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण, फिर विश्लेषण और लास्ट में था टॉप पे मूल्यांकन। तो ये वर्गीकरण किया था ब्लूम ने 1956 में। आई होप कि आप सबको एकदम ईज़ी वे में क्लियर हो गया होगा। जो हमारी दूसरी टैक्सोनॉमी है वो है भावात्मक, भावात्मक करण।
इसको दिया था क्रथवल ने और आई थी ये 90 में। और ये क्या होता है आपके बौद्धिक पक्ष से संबंधित होती है। अगर पूछा जाए कि टेक्सोन इसको हम इस लिखिए एक्टिव डोमेन। तो इसमें क्या होता है कि आपके मनोभाव, आपके मनोवृत्तियाँ, जो कि आपके इंटेलेक्चुअल चीज़ें जुड़ी होती हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? भावात्मक वर्गीकरण में आती हैं। तो इसमें जो सबसे लो लेवल पे होता है, वो होता है हमारा आग्राहण। इसके जस्ट ऊपर आ जाता है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया के बाद आ जाता है अनुमूल्यन। फिर आ जाता है गठन। लास्ट में आग्राहण को यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम कहते हैं कि रिसीविंग। प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स। अनुमूल्यन यानी वैल्यूइंग। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। स्वभावीकरण मतलब कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन की मुझे फिलहाल नहीं याद है। अब अगर हम इसकी बात करें आग्राहण की, जो सबसे पहले होती है, तो ये क्या होती है कि आपकी विल पे काम करती है। आपकी किसी काम को या किसी चीज़ को करने की इच्छा हो रही है नहीं है। अगर आपकी किसी भी काम करने की अगर इच्छा ही नहीं होगी तो आप काम ही नहीं करेंगे। और अगर याद करें, अगर इसको जोड़ना चाहें तो थार्नडाइक की इसे उत्तेजना के नियम से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर प्राणी की इच्छा ही नहीं होगी करने की, सॉरी उत्तेजना नहीं, तत्परता के नियम से, अगर प्राणी तत्पर ही नहीं होगा किसी चीज़ को करने के लिए, तो क्या वो करेगा? कार्य को नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप ग्रहण यानी आपकी किसी भी काम को करने की इच्छा होनी चाहिए। जब आपकी इच्छा आ जाएगी तो अब आप क्या करेंगे कि आप उस कार्य को यानी क्रियाशील हो जाएँगे। आप एक्टिव होके उस काम को क्या कर देंगे? करना शुरू कर देंगे। जैसे अगर आपको भूख लगी हो और आपके सामने खाना ना हो, किताब रख दें, तो आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन अगर आपको खाना दे दिया जाए और तब आपको पढ़ने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे? तब पढ़ाई करेंगे। यानी सबसे पहले आपकी इच्छा हुई और इच्छा के बाद आपने क्या किया? उस चीज़ को करना शुरू किया। फिर आती है आपका अनमूल्यन, जिसे हम वैल्यूइंग बोलते हैं या वैल्यू बोलते हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं या जो भी क्रिया कर रहे हैं, उसके महत्व को समझना। अगर साधारण भाषा में कहा जाए, तो आप उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि वो जो आप कर रहे हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंस है या नहीं, कि बस खाली बस करते जा रहे थे, कोई काम नहीं था तो आके करने लग गए। तो हम आप क्या करेंगे? इसको यानी उसके इम्पोर्टेंस को हम समझेंगे। इसको जो आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं या जो अभी आप अनुभव ले रहे हैं, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस को समझेंगे। फिर आता है इसमें चौथा जो होता है संगठन। तो अभी जो आप इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं जिस भी कार्य को, तो उनको क्या करेंगे? एक ग्रुप, एक व्यवस्थित तरीके से उनका एक समूह बनाएँगे कि भाई पहले तुम यहाँ पे रहो, दूसरे स्टेप पे तुम, तीसरे पे तुम। ठीक है? जैसे अगर आपकी कक्षाएँ अगर हम कहें शुरू होने की, तो सबसे पहले आपको प्रथम कक्षा में भेजा जाता है और देन लास्ट में आप हायर एजुकेशन। तो क्या है, आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका एक ग्रुप बनता है। अगर आप 4 से 6 साल की एज में हैं, तो आप पहले 1 में भेजे जाएँगे, उससे ज़्यादा हैं तो 2। मतलब क्या है कुल मिला के, एक सिस्टमैटिक तरीके से जिन चीज़ों को हम कर रहे थे, उनको हम व्यवस्थित करेंगे। और फिर जब उन सिस्टमैटिक तरीके को हम व्यवस्थित तरीके से करने लग जाए हैं, तो ये क्या होते हैं, लास्ट में आपके व्यक्तित्व का ये स्थायी भाग बन जाते हैं। कौन? यही आपके मूल्य। मूल्य जो होते हैं आपके स्थायी भाग बन जाते हैं, और जिससे क्या होता है, आपके एक स्वभाव का निर्माण हो जाता है। और ये आपके पर्सनैलिटी में, आपके काम में, आपके व्यक्तित्व में ये चीज़ की झलक हमेशा फिर ये मिलती रहती है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने किसी चीज़ को करने की इच्छा जताई, उस चीज़ को क्रिया, जब उसकी चीज़ को क्रिया तो उसके मूल्य को समझा, उसके अनुभव को समझा कि क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है।
फिर उनका एक ग्रुप बनाया, और जब उसका ग्रुप बनाया तो सबसे टॉप पे कोई ना कोई रहेगा। जब सबसे टॉप पे रहेगा तो आपके उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, स्वभाव बन जाएगा। तो ये थी टेक्सोनॉमी अफेक्टिव डोमेन की, जिसको दिया था क्राथवाल ने। तो आज की क्लास में हम सिर्फ 2 टेक्सोनॉमी का वो पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ब्लूम टेक्सोनॉमी के अलावा भी एक टेक्सोनॉमी है जिसको गैने और ब्रिगिंस ने दिया था। गैने और ब्रिक्स ने, मतलब अभी हमने 2 टेक्सोनॉमी आज पढ़ ली, जिसमें हमने ब्लूम का ज्ञानात्मक और क्राथवाल का भावात्मक, ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सिम्पसन का पढ़ेंगे, क्रियात्मक, और कैग्ने ब्रिग्स का हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। तो ये 2 नेक्स्ट जो बचे हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पुराने जो लोग देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।